एम्पेयर्स लॉ के बारे में बात करते हैं। एम्पेयर्स लॉ एक बहुत फेमस लॉ है, क्लियर। और ये लॉ ये कहता है कि सपोज करो ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग वायर। तो इस स्ट्रेट वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड B है। कितना मैग्नेटिक फील्ड है? मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं स्ट्रेट वायर के अकॉर्डिंग? जब स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होता है तो वायर का जो शेप होगा उसी तरह की मैंने मैग्नेटिक लाइंस बताई थी। मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी? ये कोई करंट फ्लो हो रहा आई, ठीक। ये एक क्या हो गया? क्लोज लूप। इस क्लोज लूप में कितना करंट कैरी कर रहा है? ये आई कर रहा है। एम्पेयर्स लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर B है मैग्नेटिक फील्ड, इसका अगर मैं लाइन इंटीग्रल ले लूं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप, एक क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस क्लोज लूप से जितना करंट लिंक्ड है, जितना उसमें करंट एंक्लोजेज है, जितना उसके अंदर करंट है, उस करंट का μ0 टाइम्स होता है। ये कहलाता है एम्पेयर्स लॉ। क्लियर है? लिखा है बहुत सही से, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज μ0 टाइम्स द करंट लिंक्ड विद द लूप। समझ में आया? अब इसे प्रूफ हम करें तो एक ये वायर है, आई करंट फ्लो हो रहा है, पास में ही कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट P पर डिस्टेंस R है। ये इसका क्लोज लूप हो गया। करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इस क्लोज लूप के लिए हम बात करते हैं लाइन इंटीग्रल की, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल की। क्लियर? वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होगा? AB cos थीटा। वेक्टर B डॉट वेक्टर DL क्या होगा? B DL cos थीटा। चूंकि एक ही डायरेक्शन में ये है तो B DL cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, B DL, ठीक। अच्छा आप बताइएगा, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण, एक इनफाइनाइट वायर लॉन्ग वायर है, उसके स्मॉल r डिस्टेंस कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना कैलकुलेट हमने किया था? मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था μ0/4 पाई 2I अपॉन, याद है आपको? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर, कितना आया था? μ0/4 पाई 2I अपॉन R। क्लियर? समझ में आया आपको? अब ये लाइन इंटीग्रल क्या आया? कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। क्या क्या बाहर आ गया? μ0/4 पाई बाहर, 2I अपॉन R बाहर, DL। DL की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई R। पूरी सर्कमफ्रेंसेस जो होगी क्या होगी? ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? तो क्या फॉर्मूला निकल कर आया? और ये फॉर्मूला किसे डिनोट करता है? एम्पेयर्स लॉ। तो एम्पेयर्स लॉ हमने प्रूफ कर दिया। एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज μ0 टाइम्स द करंट लिंक्ड विद द लूप। क्लियर हो गया आपको? प्रूफ हो गया ना वो तो उसके। एम्पेयर्स लॉ आपने पढ़ा, एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशंस, कि एम्पेयर्स लॉ को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटी सी एप्लीकेशन आज हम ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इंटेंस इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड पहले भी कैलकुलेट किया है, बायोसेवर्ट लॉ की हेल्प से हमने किया था, याद है आपको?
अब हम करेंगे एम्पेयर्स लॉ के हेल्प से। एम्पेयर्स लॉ क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट लिंक्ड विद द लूप। ध्यान से सुन लीजिएगा इसे। एक वायर है, इनफाइनाइट इसकी लॉन्ग ये है, करंट फ्लो इसमें आई हो रहा है, इसके पास कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एम्पेयर्स लॉ। ये एक क्लोज पाथ हमने कंसिडर किया है ना। सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना है? B, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो डिस्टेंस है ये उसके परपेंडिकुलर होगा। एक हमने छोटा सा वो माना यहाँ पर क्या, आइडियल करंट एलिमेंट है ना। DL और B दोनों को दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में होंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एम्पेयर लॉ। एम्पेयर लॉ क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोजेस द लूप। वैल्यू क्या हुई इनकी? B DL cos 0, cos 0 1, DL का इंटीग्रेशन क्या आएगा? बस ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, अगर हम चाहें तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से नीचे। उससे क्या फायदा होगा हमें? आपने देखा यही फॉर्मूला जब बायो सेवर्ट लॉ से हमने किया था, बहुत लंबा था, याद है ना, और ये कितना शॉर्ट में हो गया ना। तो एम्पेयर्स लॉ का यूज किया, और जो फॉर्मूला एग्जाम में जो आता है, अगर फॉर्मूला डिराइव करने को अगर एम्पेयर्स लॉ का यूज करके आएगा तब तो ये करना है आपको, और नहीं तो वही करना है जो पहले आया है बायो सेवर्ट लॉ से। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस, म्यू नॉट की डायमेंशंस क्या हैं वो आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को एक फॉर्मूला ले लीजिए आप। मैग्नेटिक फील्ड के कई फॉर्मूले आपने डिराइव किए हैं, एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है ना। देन B इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ B, डायमेंशन ऑफ F MLT I, साइन थीटा एंगल है, कोई डायमेंशन लेस है। क्लियर है आपको या नहीं, है ना। और यूनिट क्या था B का? मैंने बताया था ऐसा यूनिट अगर ले रहे हो आप तो टेस्ला, यहां से हो सकता है न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एक फॉर्मूला और था उसका, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? CGS यूनिट में क्या था? गॉस। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। इसी प्रकार हम म्यू नॉट की भी डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। म्यू नॉट के लिए भी आप कोई भी फॉर्मूला जो आपको आता है वो लगा दीजिए। एक फॉर्मूला आप पढ़ेंगे फोर्स का, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, दो वायर हैं करंट के, उनके एक में करंट I1 फ्लो हो रहा है और दूसरे में I2, बीच की डिस्टेंस R है, तब उनके बीच फोर्स ये होगा, है ना, बताया था, हाई स्कूल में भी पढ़ा आपने। दोनों में करंट की डायरेक्शन अगर एक है तो फोर्स अट्रैक्शन का था, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के तो रिपल्शन। म्यू नॉट की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पर? फोर्स की डायमेंशन MLT-2, L की
डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी, 2 की कोई नहीं होगी, I1 की, I2, R की, तो डायमेंशन ऑफ L से L कैंसिल हो गया। ये नीचे आएगा ना इसके, क्लियर है? नहीं हुआ क्लियर? और म्यू नॉट का यूनिट क्या था? एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और वैल्यू क्या थी? 10⁻⁷। क्लियर? कोई करंट कंडक्टिंग वायर है, उस वायर के कारण हमने एम्पेयर्स लॉ का यूज करके आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। आज हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर है, करंट कहीं कंडक्टर। ये वायर, इतना मोटा वायर तो आप नहीं लेंगे, बारीक वायर लेंगे, पर दिखाने के लिए मैंने क्या बनाया है, बड़ा सिलिंड्रिकल फॉर्म दिया है। तो वायर की फॉर्म कैसे होगा, वो शेप कैसी होगी? सिलिंड्रिकल शेप होगी। उस सिलिंड्रिकल शेप को इतना बड़ा मोटा ना लेकर हमने क्या लिया, कोई बारीक वायर लेंगे वैसे तो, पर हम दिखाएंगे कैसे कि एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ये इसकी एक्सिस है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ना। ओरस्टेड सर ने क्या बताया था कि जब किसी वायर में कोई करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, बताया था ना आपको। आज हम बताते हैं कि इस वायर में किसके पास, इसकी सरफेस से बाहर कोई पॉइंट P है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कोई पॉइंट Q है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सरफेस पर करना है, और इनसाइड द वायर। क्लियर? यहाँ तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, याद है आपको कितना बताया था? यहाँ पर पॉइंट पर कितना आया था, इस पर μ0/4π 2I/r आया था, और आया था B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे वायर से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, यानी कि Q पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा या P पर? Q पर ज़्यादा होगा। क्यों? जितना डिस्टेंस कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं अंदर, इनसाइड द कंडक्टिंग वायर। क्लियर? 3 स्टेप मैंने बताए थे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम एक एम्पियर लूप, एम्पीरियन लूप उसे बोला था मैंने, एक एम्पीरियन लूप हम कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर? और हम एक ऐसा लूप कंसिडर करते हैं, एक सर्कुलर एम्पियर लूप लेते हैं, और ऐसा लूप लेते हैं जिसकी सरफेस पर पॉइंट M हो, जिसकी क्या हो, सरफेस पर पॉइंट M हो। एन एम्पीरियन लूप इज टेकन इन शेप ऑफ सर्किल। क्लियर? एंड हियर सेंटर ऑफ सर्किल इज ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कंडक्टिंग वायर। क्लियर? सेंटर कहां पर है सर्किल का? एक्सिस पर, सरफेस पर पॉइंट है। क्लियर? बात समझ में आई आपको? और ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सभी पर जो उसका करंट एलिमेंट DL था और जो करंट होता है उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा 0 बताया था ना मैंने। एट एवरी पॉइंट B इज सेम एंगल थीटा, एट एवरी पॉइंट इज 0। कितना होगा? 0। स्टेप सेकंड में हमने क्या बताया था, हम क्या चाहते हैं कि जो हमने लूप माना है ना, उस लूप के अंदर कितना करंट है, कहाँ करंट, उस लूप के अंदर कितना करंट है। क्लियर? कहाँ पर कैलकुलेट करना है करंट? इनसाइड द लूप। अब बताइएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे इनसाइड द लूप, हम करंट कैसे करेंगे? आई करंट था, ये आप जो देख रहे हैं वो ऐसे है ना, ये इसी के अंदर एक सर्किल की बात कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें, अगर ये रेडियस R है इसका, क्रॉस सेक्शन का, किसका, जो सर्किल बना है किसका है, वायर का।
वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, समझ में आ रहा आपको? वायर का जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया क्या बताया? कैपिटल आर। आपने कहाँ कैलकुलेट करना है? यहाँ पर पॉइंट एम पर। ये कितना डिस्टेंस है? स्मॉल आर। आई करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? पूरे में, है ना? कितने एरिया में, कितने क्रॉस सेक्शन में? पाई आर स्क्वायर में। कितने? और इसका एरिया कितना जो मैंने बताया जिसकी हम बात कर रहे हैं? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पूरे एरिया का कितना है? और हम किस एरिया की बात कर रहे हैं? ठीक, आई करंट किस में फ्लो हो रहा है? पूरे एरिया में। आई करंट कहाँ पर फ्लो हो रहा है? पूरे एरिया में। ठीक, तो यहाँ पर करंट कितना हुआ? करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। क्लियर? करंट पर यूनिट एरिया क्या होगा? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये क्यों होगा? क्योंकि इस पर पूरे पर करंट आई है, पूरे पर, और पूरा एरिया कितना है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, तो कितना हुआ? बोलो, क्लियर हुआ आपको या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हमेशा हम? एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन में फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हमेशा? हम एक लूप कंसिडर करते हैं, एम्पीरियन लूप उसे बोला जाता है ना? सिमेट्री को देखते हुए करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि उस लूप के अंदर जो करंट है टोटल, वो हम कैलकुलेट करते हैं। और थर्ड स्टेप क्या करते हैं हम? एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्लियर? ये क्या होगा? बी डी एल कॉस जीरो। एंगल जीरो होता है ना सर्कल के लिए। क्या होगा यहाँ पर? बोलो, क्लियर है या नहीं? बी बाहर आएगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पर? 2 पाई आर। डीएल का इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई आर। आएगा ना? डीएल का इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पर? 2 पाई आर आपका आएगा। अब देखते हैं क्या होगा आगे। क्या आया? यहाँ क्लियर नहीं हो रहा आपको? इसे लिख देते हैं बी इंटू 2 पाई आर इजकल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल होगा। क्या वैल्यू आई यहाँ पर? यहाँ वैल्यू क्या आई? यहाँ आपकी वैल्यू आती है बी इजकल टू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई, क्या आया? आई आर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो, क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ? क्लियर हुआ। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ आता है आपका बी प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर हम करंट के इनसाइड की बात करते हैं वायर के, तो मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल है, और अगर बाहर जाएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसे दिखाना चाहें ग्राफिकली तो हम दिखा सकते हैं। ये हमने डिस्टेंस अगर ले लिया है, ये रेडियस है वायर की, तो क्या होगा? अंदर जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। क्यों? बी प्रोपोर्शनल टू आर। और इनसाइड आउटसाइड बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व देकर, ये इनसाइड की बात है। और ये, बोलो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? क्लियर समझ में आपको?
एम्पेयर्स लॉ का यूज हमने 2 एप्लीकेशन में किया। अब हम एम्पेयर्स लॉ का ही एप्लीकेशन तीसरा करते हैं, सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होता है? ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक पर अगर हम कोई वायर ले लें, कंडक्टिंग कॉपर वायर लिया और उस कॉपर वायर को लपेटते चले जाएं, ठीक, ये बनेगा सोलेनाइड। उसे निकाल दे बीच में से तो सोलेनाइड इस फॉर्म में आ जाएंगी वायर, ठीक, आएगा ना ऐसे। ए सिलिंड्रिकल कोयल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इज कॉल्ड सोलेनाइड। बस शॉर्ट लैंग्वेज आपको लिख दी है, ए सिलिंड्रिकल कोयल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। सिलिंड्रिकल कोयल है जिसमें वायर के बहुत ज़्यादा चक्कर उसने लगा रखे हों तो उसे कोयल बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा सोलेनाइड। अब देखिएगा ये सोलेनाइड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। जब ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है तो आपने क्या देख रहे हैं कि करंट इनवर्ड भी है, आउटवर्ड भी है, इनवर्ड भी है और आउटवर्ड भी है, यही तो है ना। बहुत सी बुक्स आप अगर देखेंगे अपनी तो बुक में आपको सोलेनाइड इस फॉर्म में भी लिखी होगी। ऐसे हम बना सकते हैं क्या, ऊपर वाले पॉइंट ऊपर ले लेंगे और नीचे वाले पॉइंट हम नीचे लेंगे, ठीक। ऊपर देखिएगा ध्यान से, करंट क्या है, करंट, और बाहर वाली साइड क्या, नीचे क्या है, बताइएगा। ऊपर करंट कैसे है, नीचे करंट किस साइड जा रही है, दोनों बता दीजिए मुझे। 2 सिंबल बताए थे मैंने, एक ये और एक ये। इसका ये किसके लिए बताया था, ये पोजीशन थी कि कोई एरो है और वो बाहर की तरफ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, और ये इनवर्ट के लिए और ये आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड है, बाहर आ रही है करंट, और नीचे करंट इनवर्ट अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। समझ में आ रहा है आपको? ये डेफिनेशन हमने मैग्नेटिक फील्ड का नहीं किया है, किसका किया है, करंट का। ये अपर पॉइंट्स हैं सोलेनाइड के जिनमें करंट क्या जा रही है, आउटवर्ड, और ये वो पॉइंट्स हैं, नीचे वाले पॉइंट्स हैं जहां करंट इनवर्ट जा रही है। अब हम पहले चर्चा करते हैं कि किसी सोलेनाइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इनसाइड की बात हम बाद में करेंगे, पहले आउटसाइड की बात करते हैं कि किसी सोलेनाइड में बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। कीजिए, ये पॉइंट है कोई P, क्लियर, और इस पॉइंट पर हम कैलकुलेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। सोलेनाइड के लिए जो सोलेनाइड की लेंथ है और जो उसका डायमीटर है, लेंथ डायमीटर से बहुत ज़्यादा होती है, ये डिस्टेंस बहुत कम होगी, ये डिस्टेंस बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। करंट की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। थंब को आउटवर्ड रखें, पॉइंट P, ये जो फिंगर्स है कहाँ रखेंगे, पॉइंट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, आपको क्या रूल बताया गया था कि अगर हम राइट हैंड को फिंगर्स को और थंब को परपेंडिकुलर रखें और जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रखें, फैली हुई अंगुलियां फिंगर्स हम उस पॉइंट की ओर रखें जिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हथेली के धक्का देने की दिशा, पुश करने की जो दिशा होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताया था। किसकी डायरेक्शन होगी, करंट, किधर है करंट, बाहर, पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड क्या आया। अब इसके कारण कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ट, फिंगर डायरेक्शन क्या है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। तो सोलेनाइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, तो सोलेनाइड की अगर हम बात करें तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0। बात क्लियर है या नहीं है? अब इनसाइड की बात हम करते हैं। इनसाइड क्या होगा,
अगर हम इस अपर पॉइंट्स की बात करें तो अपर पॉइंट्स के कारण करंट कहाँ होगा, बाहर, करंट तो बाहर हो गया, और पॉइंट्स हो गए नीचे, तो ये साइड आएगा इस साइड, और यहाँ पर इसके कारण करंट कहाँ गया है, नीचे, सेम डायरेक्शन, क्या आया, और जब सेम डायरेक्शन आया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0, और सोलेनोइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये क्या, सोलेनोइड, क्या है ये इसकी एक्सिस होगी। अब हमने क्या करा, एक लूप कंसीडर कर लिया एम्पीरियन। 3 स्टेप बताता हूं हमेशा। फर्स्ट स्टेप क्या है, कंसीडर ए एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप इन ए रेक्टेंगुलर शेप। किस शेप में लिया, रेक्टेंगुलर शेप में हमने ले लिया, क्या, ये P Q R और S, ठीक, ले लिया। अब क्या होगा, सपोज करो ये करंट है इसमें, क्लियर। SR जो है वो क्या है, सोलेनोइड की एक्सिस के लॉन्ग है, किसके लॉन्ग है। स्टेप फर्स्ट क्या हुआ, कंसीडर ए एम्पीरियन लूप इन ए रेक्टेंगुलर शेप PQRS सच दैट SR इज along the axis of solenoid, SR is along the axis of solenoid, और ये दो एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, सोलेनोइड के बाहर, और जहां मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। इस एक्सिस के लिए PQ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0, और इन दोनों के लिए क्या है एंगल, 90, क्या है, और यहाँ क्या है एंगल, 0, क्यों, एक्सिस के अलॉन्ग है। बात समझ में आ गया। चारों साइड मैंने इसी जगह क्लियर कर दी। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है कि इस लूप के अंदर कितना करंट है, क्लियर, इस लूप के अंदर क्या है, कितना करंट है। हमने माना कि n नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, और हमने माना कि जो लेंथ है इसकी वो L है, कितनी लेंथ है, L। तो कितने टर्न्स हुए, टोटल टर्न्स कितने हुए, क्यों हुए इतने, भाई N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है, L, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए, NL। Let us consider I per current per turns, करंट पर टर्न, एक टर्न में I करंट फ्लो हो रहा है, ये जो एक टर्न है, देन टोटल करंट कितना हुआ, टोटल करंट हुआ I इंटू NL, क्लियर हुआ, या अभी भी क्लियर नहीं है। अब स्टेप थर्ड लेते हैं हम, स्टेप थर्ड लेते हैं, और थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, थर्ड स्टेप होता है कि एम्पेयर्स लॉ को हम अप्लाई करते हैं। किसे अप्लाई करते हैं, एम्पेयर्स लॉ को। एम्पेयर्स लॉ क्या है, स्टेप थर्ड, बताइए एम्पेयर्स लॉ क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ, बार बार बोला कीजिए, जितनी बार एम्पेयर्स लॉ आप अप्लाई करेंगे उतनी बार उसकी डेफिनेशन बोलिए, उससे क्या होगा हमें याद होगा। क्या था एम्पेयर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू टाइम्स ऑफ द करंट इंक्लोजेज बाय द लूप, क्लोज लूप, क्लियर। ये किसके लिए ले रहे हो, PQRS के लिए ले रहा हो ना, हम किसके लिए ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं PQRS के लिए। अब एक बार बताइएगा, इस PQRS जो क्लोज लूप हमने लिया इसे हम बांट देते हैं, PQ के लिए अलग प्लस, बोलो
पी क्यू के लिए अलग और क्यू आर के लिए अलग। हम वैसे डायरेक्शन के अनुसार चलें, क्यू पी लेंगे इधर, क्यू पी के लिए अलग, फिर पी एस सबस, फिर एस आर के लिए अलग, फिर क्या करेंगे, हाँ जी, आर पी के लिए अलग, और इक्वल टू आ गया म्यू जीरो इंटू टोटल करंट। और टोटल करंट क्या था, आई एन एल। हमारे पास टोटल करंट क्या था, हमारे पास टोटल करंट था बोलो क्लियर है आपको या नहीं? आप देखिएगा QP के लिए क्या है, QP मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, कौन, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, क्लियर। और इसके लिए क्या है, PS के लिए 90, क्या होगा, BDL cos 90। और इसके लिए SR के लिए क्या है, SR BDL cos 0। और यहाँ क्या है, BDL cos 90 इज इक्वल टू बताइएगा म्यू जीरो आई एन एल। म्यू जीरो आई एन एल है या नहीं है, हुआ। अब आप क्या करेंगे बताइएगा, थोड़ा सा क्या है यहाँ पर, ये cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, अरे cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। cos 90 क्या होगा, 0, b बाहर आ जाएगा, dl प्लस 0 म्यू जीरो आई एन एल, है ना। और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसकी लेंथ कितनी थी, l, म्यू जीरो आई एन एल, b इजकल टू आया म्यू जीरो एन आई, दैट्स ऑल, म्यू जीरो एन आई आया। बात समझ में आया। अब इसमें एक बात यहाँ पर क्लियर है आपको कि जो ये सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ये केवल करंट पर डिपेंड करता है, केवल किस पर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। आप जो उसका सरफेस एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या लेंथ पर डिपेंड करता है, नीचे ऑप्शन दे देते हैं, तो वो क्या कहते हैं हम कि वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ पर, और ना ही क्रॉस एरिया पर डिपेंड करता है। क्लियर है, क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ, समझ में आया। अच्छा, एक और आपको नोट्स लिखवा देते हैं यहाँ, ये सोलेनोइड है एक, और ये उसकी एक्सिस है, क्लियर, और करंट फ्लो है आई, ये अल्फा एंगल बना रहा है और ये बीटा, कितना, एक एंगल कितना बन रहा है अल्फा, और एक कितना बन रहा है। तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। इसे नोट कर लीजिएगा, ये कंप्यूटर में कभी लग जाता है, न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। वैसे सोलेनोइड का तो फॉर्मूला मैंने क्लियर आपको कर दिया है, प्रूफ, और बता भी दिया है।